तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की इस ऑनलाइन संस्था प्रयागराज रोजगार एजुकेशन पे, जहां आज हम लोग आ गए हैं एक शानदार क्लास और इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग भारत का भूगोल। ये भारत के भूगोल में हम लोग पहला चैप्टर भारत का स्थिति एवं विस्तार के विषय में आज चर्चा करेंगे। ये पहली ही क्लास है, इसके पहले ज्योग्राफी की अभी तक कोई क्लास नहीं आई है। जिस तरीके से आप लोगों ने हिस्ट्री की क्लास को भरपूर प्यार दिया है, उसी तरीके से आप ज्योग्राफी की भी क्लास को भरपूर प्यार दीजिए। लगातार बच्चे पूछते रहते हैं, सर ये क्लास किस किस चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीज़ें किस किस चीज़ों के लिए हम इसे देख सकते हैं। तो सारे एग्जाम को हम इकट्ठे लेकर के आ गए हैं कि कौन कौन से एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जहां भी जीएस पूछा जाता है वहां ये क्लास महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि कंप्लीट डिस्कशन है। इसके बाद इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेलवे के लिए, रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या रेलवे का आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी जहां जीएस पूछा जाता है, बीएसएससी या बिहार का एसएससी हो, दरोगा एसआई का कोई भी हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, बीपीएससी। अब बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बता दें बीपीएससी में जो टीआरई वाले हैं, टीचर रिक्वायरमेंट वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है या ज्योग्राफी का स्पेशल पेपर होता है, वहां से इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और चूंकि झारखंड से भी हमारे साथ बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, तो झारखंड एसएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, झारखंड पीसीएस के लिए, यूपी पीसीएस में आरओ के लिए, और यूपी के भी वो स्टैटिक क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के वो भी स्टैटिक क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे ही जाते हैं, वो भी इसमें महत्वपूर्ण है। और यूपीएससी के जो एनडीए सीडीएस होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसके लिए, टेट के लिए, एनटीए का सीईटी का एग्जाम हो या अदर एग्जाम, या फिर आपको बता दें, क्योंकि हमारी फिजिकल एकेडमी है, तो जो आपका आर्मी का होता है, आर्मी का अग्निवीर हो, अग्निवीर जीडी हो, या नेवी का एमआरएसएसआर वाले हो, उनमें भी जीएस आता है, तो ये क्लास उनके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, इस शानदार क्लास को। और पहले ही जहां भारत की स्थिति एवं विस्तार के साथ साथ ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण जो भौगोलिक विस्तार है भारत का, उसमें दर्रों का, नदियों का भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे और शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत का विस्तार, भौगोलिक विस्तार कहां तक है। इसमें अगर हम जाने तो समझ में आएगा, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको पता है। अगर हम लोग अपनी पृथ्वी बनाएं तो पृथ्वी को आपको पता है दो भागों में विभाजित है पृथ्वी, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत कहाँ स्थित है भैया? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में अगर स्थित है तो कहाँ से कहाँ तक है? क्योंकि किसी भी जगह का, किसी भी देश का, किसी भी पॉइंट का अगर आपको ओरिजिनल लोकेशन जानना है, तो उसके लिए हमें क्या जानना जरूरी है? वहां का अक्षांश और देशांतर जानना जरूरी है। तो पृथ्वी का जो, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर उसको हम लोग देखें तो ये कितना है? ये भैया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। किस तरीके से? भारत का ऊपर से नीचे वाला ये कितना है भैया? ये 37.6 है। कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये उत्तरी हो गया। और दक्षिणी पॉइंट अगर देखें तो ये कहां तक है भैया? ये है 8 डिग्री 4 मिनट। कहां है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है भैया? 8 डिग्री 4 मिनट है। नीचे वाला 8 डिग्री 4 मिनट है, और जो उत्तरी है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। इसी तरीके से पूर्वी और पश्चिमी विस्तार में अगर हम लोग देखें तो पूर्वी बिंदु कितने पे है? 68 डिग्री 7 मिनट। और जो पश्चिमी बिंदु है वो कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये 68 डिग्री 7 मिनट, ये पश्चिमी विस्तार है। आप लोग कहेंगे सर ये है क्या? अगर मैप पर आपको कोई भी लोकेशन किसी भी पॉइंट की देखनी है, तो उसके लिए आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानना जरूरी है। अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं? मैप पर खींची गई खड़ी और पड़ी ऐसी रेखाएं जो किसी भी एक स्पेशल बिंदु को दर्शाती हैं। अब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब आप ये समझिए, भारत की मुख्य भूमि कहाँ है भैया? यहाँ कन्याकुमारी से। कहाँ से? कन्याकुमारी से। ये मुख्य भूमि है। भारत की मुख्य भूमि कहाँ से? कन्याकुमारी से है। जबकि अगर इसकी कंप्लीट जानकारी देखें तो भारत उसके नीचे भी अंडमान निकोबार में तो पाया ही जाता है। तो कंप्लीट विस्तार अगर देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट से है। लेकिन अगर मेन
स्थलीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है इसका। ठीक है, अब क्यों इसको मैंने लिख दिया इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। ये पढ़ते ही आप लोग शुरू से ही जान लीजिए कि अपना भारत क्या है, अतुलनीय है। चारों सभी प्रकार की ऋतुएं और सभी प्रकार के वन, सभी प्रकार की मिट्टी और सभी प्रकार की वनस्पतियां अगर कहीं पाई जाती हैं तो भारत ही है। तो शुरू करते हैं हम लोग भारत के क्षेत्रफल से। भारत के क्षेत्रफल से क्वेश्चन तो बहुत सुंदर बनता है, लेकिन ये बहुत परेशान करने वाला होता है। अगर भारत का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तो है ही, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तो है ही। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये मिलियन में कितना होगा, कहां पर भैया, मिलियन में, तो 3.28 मिलियन होगा। यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार टीचर वाले में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 3.28 मिलियन होगा भैया। और बाकी ऐसे डायरेक्ट तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर तो है ही। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे है भैया, भारत 7वें स्थान पे है। किस स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। और इसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये बात सही है लेकिन गलत भी है। आपको भी वो कैसे सर, तो अगर वर्तमान सिचुएशन पूछी जाए, वर्तमान स्थिति पूछी जाए, तो वर्तमान में भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा देश है। और ये अब रेलिवेंट नहीं है, वर्तमान का ही पूछा जाएगा। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहाँ है, तो वो है अपना प्यारा भारत। हम लोग जिस चीज में आगे हैं वो हम लोग करने में नहीं चूक रहे हैं, वो चल ही रहा है, बाकी सब काम रुक सकता है। शुरू करते हैं आगे का स्थिति। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अब संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण विश्व को अगर देखें तो संपूर्ण विश्व का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4%, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक तक ये बिहार वाले पूछ ही लेते हैं। और यूपी SSC वाले भी गंदे लोग हैं, वो भी पूछते हैं 2.42। इसको याद कर लीजिए, 2.42% विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% पर भारत का क्षेत्रफल, भारत की मुख्य भूमि है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5%, कितना है, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% हम लोग हैं। और लैंड हमारे पास केवल 2.42 है। 2.42 भूमि टुकड़ा मिला है और 17.5 हम लोग उसमें घुस गए हैं। तो विश्व में जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक भारत में निकल रहा है। जल्द ही ये भी डाटा आ जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 8 बड़े देश, इंपॉर्टेंट है भैया, विश्व में 8 बड़े देश जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पलट चुका है। भारत पहले आ गया है, चीन बाद में चला गया है। तो भारत, चीन, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। इस तरीके से हम लोग देखें तो विश्व के 7 बड़ी जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, तो भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और इसके बाद रसिया है अपना, रसिया मतलब रूस है, रसिया नहीं है, ठीक है। अब विश्व के मैप पर इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा आपको बता देते हैं। विश्व के मैप पर अगर आपको इसको याद करना है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं, तो पहले है इंडिया, अपना भारत, इसके बाद है चाइना, कौन है, चाइना, फिर ऐसे जाओ, क्या है, यूएसए, कौन है, यूएसए। तो पहले कौन है, इंडिया, चाइना, यूएसए। और यूएसए के बाद कौन आता है भैया, तो यूएसए के बाद अगर हम लोग देखें, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, तो कौन है भैया, भारत है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया, फिर ब्राजील है, इंडोनेशिया फिर ब्राजील है। तो भारत है, चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट है, फिर इसके बाद अमेरिका है, और अमेरिका के बाद फिर इंडोनेशिया है। क्या भैया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा, इंडोनेशिया है। और फिर क्या है, ब्राजील है, क्या है, ब्राजील है। और फिर इसके बाद क्या है, ब्राजील के बाद फिर क्या है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद है फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद फिर है रशिया। तो अगर ठीक से देखा जाए तो हम लोग झूला झूल रहे हैं। कैसे, पहले तो शुरू किए हमने शुरू किया क्या, इंडिया, इंडिया के बाद गए चाइना, चाइना के बाद गए कहाँ, यूएसए, यूएसए से फिर आए इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया
और इंडोनेशिया के बाद फिर हम कहाँ गए, फिर हम गए ब्राजील। कहाँ गए, ब्राजील। और ब्राजील से फिर आए हम लोग कहाँ, आपके पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में आए क्या, अपने बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद चले जाओ रशिया। तो एक बार इधर गए, फिर इधर आए, और फिर इधर गए, और फिर इधर के ही रह गए। तो विश्व में एक बड़ी जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहती है, अपने एशिया महाद्वीप में ही रहती है। एशिया महाद्वीप में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है पूरे विश्व की। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत उत्तर से दक्षिण में कितना है भारत का। अब उत्तर से दक्षिणी विस्तार अगर भारत का देखा जाए तो दो विस्तार हैं, एक तो उत्तर से दक्षिण होगा, एक तो उत्तर से दक्षिण होगा, और एक पूरब से पश्चिम होगा। तो ये आपको पता है ये दक्षिण है, और दक्षिण से उत्तर यानी कि कहाँ तक भैया, ये कन्याकुमारी तक। कहाँ तक, सॉरी कन्याकुमारी से कहाँ तक, कश्मीर तक। कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर देखा जाए तो भारत का विस्तार कितना है, तो भारत का दक्षिण में विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। तो ये कितना है, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर ये वाला विस्तार है। अब ये पश्चिम से पूर्व वाला विस्तार देखें, पश्चिम से पूर्व वाला देखेंगे तो ये कितना है, 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर ये वाला विस्तार है, 2933 किलोमीटर ये वाला विस्तार है, और ये 3214 ये वाला विस्तार है। तो लंबाई क्या होगी, जो ज्यादा होता है वो होता है लंबाई, और जो कम होता है वो होता है चौड़ाई। तो लंबाई भारत की कितनी है, 3214, और कम कितना है, 2933 इसकी है चौड़ाई। अब भारत की स्थलीय सीमा अगर देखी जाए, भारत की स्थलीय सीमा हम लोग ठीक से देखें तो समझ में आएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा तो ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर। कितनी है भैया, 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। लेकिन इसके तटीय भाग की लंबाई अगर देखा जाए तो तटीय भाग मतलब क्या होता है, जो समुद्र से लगा हुआ भाग है, 7,516 या 7516 हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, 7516.6 किलोमीटर। ये क्या है, इसकी तटीय भाग की लंबाई है। परंतु मुख्य भूमि तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय भाग, अब ध्यान देना, ये जो 7516 है यानी 7,516 है, इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी ऐड किया गया है। लेकिन अगर भारतीय तट रेखा, सिर्फ इस तट रेखा की बात की जाए, जो मुख्य भूमि वाली तट रेखा है, सिर्फ इतने की लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी भैया, 6100 किलोमीटर है। लेकिन वही लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को भी ऐड कर लिया जाए तो ये कितनी हो जाएगी, 7,516 किलोमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते चलते हैं, ये सारे फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें पढ़ी। तो हमने देखा भारत का जो स्थलीय सीमा, ये वाली सीमा है ना, ये वाली, ये कितनी है भैया, ये वाली कितनी है, तो ये वाली है हम लोग की 15,200 किलोमीटर। कितनी है भैया, 15,200 किलोमीटर है। लेकिन फिर ये जो ये वाला भाग है, कौन सा वाला भैया, ये नीचे वाला तटीय भाग, तटीय रेखा, थोड़ा सा ऊपर करके तब देखते हैं तो तटीय रेखा हम लोग को दिख जाएगी। इसे कहते हैं भारत की तटीय रेखा। यह है भारत की तटीय रेखा, मुख्य भूमि की तटीय रेखा। तो ये कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितनी है भैया, 6100 किलोमीटर। लेकिन लक्षद्वीप वाला एरिया यानी उसका भाग, तटीय भाग, और अंडमान निकोबार वाला भी जोड़ लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 7516 ये हो जाएगी, ये किलोमीटर, इतनी हो जाएगी इसकी तटीय रेखा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगने वाले देश, अगर ठीक से देखा जाए, जल एवं स्थल से लगने वाले देश, तो स्थल से लगने वाले देश तो आपको पता है, लेकिन जल से लगने वाले देश आप कैसे बताएंगे, तो जलीय सीमा भी होती है, जलीय सीमा से भी लगने वाले देश भारत के हैं। अगर ठीक से हम लोग देखें तो भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले कौन कौन हो जाएंगे, भारत के स्थलीय सीमा से लगने वाले अगर हम लोग देखा जाए तो सबसे पहले तो पाकिस्तान आता है, तो पाकिस्तान हो गया, फिर क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान के बाद ये चाइना है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, और फिर म्यांमार है, और बांग्लादेश है। तो कितने राज्य हो गए, कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप याद कर लीजिए, क्या ऊपर याद करिए 7, क्या याद करिए 7, फिर ऐसे याद करिए 8, और फिर ऐसे याद करिए 9। इसको बना लीजिए, ये जिंदगी में बहुत काम आने वाला है, जब तक तैयारी करोगे तब तक काम आएगा। ये जो ऊपर मैंने 7 लिखा है ना,
ये क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। और जो मैंने 8 लिखा है ना, ये क्या है, ये यहाँ से भारत के बीचों बीच से एक रेखा जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य कितने हैं, 8। और भारत के तटीय, अगर भारत के तटीय राज्य देखे जाए तो कितने हैं, 9। तो याद कर लो 7, 8, 9। क्या याद कर लो, 7, 8, 9। 7 क्या है भैया, 7 क्या है, 7 पड़ोसी देश हैं। 8 क्या है, 8 वो राज्य हैं जिन पर कर्क रेखा स्थित है। और 9 क्या है, 9 वो राज्य हैं जो भारत के तटीय रेखा समुद्र तट से मिलते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब ऐसी ही जानकारी के लिए पूरे में बने रहेंगे तभी तो समझ में आएगा, तभी तो मजा आने वाला है। अब देखिए तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी भारतीय तटीय सीमा में जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसे क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। लेकिन आपको बता दें 2004 में जो सुनामी आई थी ना, 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था, डूब गया था। अब मुख्य भूमि को यही कन्याकुमारी वाले बिंदु को माना जाता है। ये बृहद निकोबार पर स्थित था, बृहद निकोबार द्वीप पर ये स्थित था। एनसीईआरटी में देखेंगे तो पता चलेगा 2004 में ये डूब गया है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। पहले इसका नाम क्या था, पिग्मेलियन पॉइंट था। ये इंदिरा पॉइंट का नाम, इंदिरा पॉइंट का नाम क्या था, पहले पिग्मेलियन पॉइंट था। भारत की आजादी के बाद इसे क्या कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट कर दिया गया था। यह भूमध्य रेखा से, अब ये पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना है भैया, 876 किलोमीटर दूर है। कौन सा, ये वाला जो पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट था बृहद निकोबार पर जो स्थित था। अगर इसी में भारत का उत्तरी बिंदु देखें, भारत के सबसे उत्तर में जो कश्मीर में स्थित है, कश्मीर में स्थित है, गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर भी स्थित है, वो कौन सा, इंदिरा कॉल है। क्या है भैया इसका नाम, इंदिरा कॉल। क्या नाम है इसका, इंदिरा कॉल। एक है इंदिरा पॉइंट और दूसरा क्या है, इंदिरा कॉल। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, नीचे यानी कि दक्षिण में, और उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा कॉल। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर ठीक से देखें तो इसमें पूर्वी और पश्चिमी विस्तार को भी बताया गया है। बात का यहाँ पे उत्तरी बिंदु के बाद आगे नहीं लिखा गया है, उसको हमने बता दिया, इंदिरा कॉल कहते हैं। सरक्रीक जो कि गुजरात में है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अगर देखा जाए तो ये गुजरात में कहाँ पे है भैया, ये गुजरात में सरक्रीक नाम जगह पे है। किस जगह, क्या नाम है जगह का, सरक्रीक। क्या नाम है, सरक्रीक। अभी आगे आप लोग को पता चलेगा ये सरक्रीक भाई साहब थे कौन, अभी आप लोग को पता चलेगा। आगे सबसे पूर्वी बिंदु देखा जाए तो किबुथु है। क्या है नाम है उसका, किबुथु। और किबुथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। क्या नाम है इसका, सबसे पूर्वी बिंदु, और इसका नाम है किबुथु। आगे देखेंगे तो कोलकाता। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलाबा पॉइंट, कोलाबा पॉइंट कहाँ पे भैया, मुंबई में है। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखा जाए तो अभी हमें मैप में दिख भी जाएगा, हम दिखा देंगे आपको। तो ये जो कोलाबा पॉइंट है ये मुंबई में, इस जगह से डायरेक्ट पूछा जाए कोलाबा पॉइंट कहाँ है, तो कोलाबा पॉइंट मुंबई से मुख्य भूमि से थोड़ा बाहर कोलाबा पॉइंट स्थित है। और पॉइंट कालीमेरे, अगर पॉइंट कालीमेरे की बात की जाए, कोलीमेरे इसे कहते हैं, तो कोलीमेरे कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और पॉइंट पेट्रो जाफना, पॉइंट पेट्रो जाफना ये श्रीलंका के उत्तर में स्थित है। श्रीलंका के उत्तर में स्थित होने का मतलब यह है कि ये कहाँ पे स्थित है भैया, श्रीलंका के उत्तर में, मतलब यहाँ पे स्थित है। ठीक है, किस जगह पे स्थित है, अगर इसको ठीक से आप लोग देखें तो यहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये इस जगह पे स्थित है। और ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। ये क्या मैंने बताया, ये भारत की रेखा, तटीय रेखा। 1 सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक, नेक्स्ट तमिलनाडु में पॉइंट पेट्रो जाफना है, आपको बताइए। फिर नीचे देखेंगे भारत एवं चीन की सीमा रेखा का नाम क्या है, उत्तरी बिंदु ये हो गया। आप क्लियर करते हैं आगे से, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, भारत एवं चीन में। अब भारत एवं चीन के बीच जो स्थलीय सीमा रेखा ये वाली है ना, भारत और चीन के बीच जो स्थलीय सीमा रेखा है, इसको किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मैकमोहन। अब इसको याद करने का तरीका आपको बता दें, मुझे नहीं याद होता था, मैंने कैसे इसे याद किया। आपको पता है कि भारत के उत्तर में ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, इसको क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं, तिब्बत कहते हैं। और तिब्बत तो चाइना का पार्ट है नहीं, बाद में चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। आज भी हम लोग इसको नहीं मानते हैं कि चाइना भारत का उसका पार्ट है, तिब्बत चाइना का पार्ट है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसे याद कैसे करोगे, अगर हमको हिमाचल से या उधर से सिक्किम से चाइना को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे, मैक लगा के बुलाओगे, मैक लगा के मोहन, तो क्या हो जाएगा मैक मोहन। तो मैक मोहन किसके साथ है, चाइना के साथ, क्योंकि चाइना क्या है दूर, और दूर आदमी को बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैक लगाना पड़ेगा। तो मैक लगा के बुला रहे हैं इसलिए मैक मोहन, और मैक मोहन किसके बीच है, चाइना के बीच है। रेखा कहते हैं, यह रेखा 1914 में डिसाइड हुई थी। कब निर्धारित हुई थी, शिमला सम्मेलन में 1914 में डिसाइड हुई थी कि चाइना और भारत के बीच जो रेखा होगी वो किसके नाम से जानी जाएगी, मैकमोहन के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा, कौन सी रेखा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ये और भी पहले डिसाइड हुई थी, ये 1896 में जब अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी कि अब हम अफगानिस्तान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी अफगानिस्तान की राजनीतिक कंडीशन में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तभी उन्होंने ये भारत और उसके अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा बना दी थी। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, सर डूरंड के द्वारा बनाई गई थी, निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। कहां पर है भैया, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। बार बार जो हो हल्ला मचता है ना कि भारत की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है, नहीं मिलती है। क्यों, क्योंकि एक बड़ा भाग बीच में है जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है, कश्मीर का, जिसे पीओके के नाम से हम लोग जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे क्या कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो अब जो हमारी रेखा अफगानिस्तान से मिलती थी वो अब नहीं मिल रही है, उसमें बीच में कौन घुसाया है, पाकिस्तान घुसाया है, इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा है। आपको एक बात बता दें कि अगर एक बार ये रेखा क्लियर हो जाए, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद है, एक बार अगर ये क्लियर हो जाए, भारत डायरेक्ट लैंड रूट से अफगानिस्तान से जुड़ जाए, तो भारत के साथ साथ भारत का विकास तो होगा ही, साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी डेवलपमेंट बहुत तेजी के साथ होगा, क्योंकि भारत एकदम सीधे रास्ते से लैंड के इलाके से, मतलब स्थलीय रास्ते से हम मध्य एशिया में जुड़ सकेंगे, और मध्य एशिया की ये कनेक्टिविटी भारत के साथ साथ मध्य एशिया को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करेगी। आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन और है भारत और अफगानिस्तान, म्यांमार के बीच में, किसके बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में जो रेखा है वो किससे बनती है, पटकाई की भेल से बनती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या है, जो इधर अपना ये वाला क्षेत्र है, ये किनारे वाला, इधर ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, अगर इसको हम लोग ठीक से देखें तो ये वाली सीमा रेखा जो है, यानी भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा है, ये पटकाई हिल्स हैं, पटकाई भूमि की पहाड़ियां हैं, ये पटकाई भूमि की पहाड़ियों द्वारा निर्धारित होती हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, तो हम लोग देखेंगे भारत एवं पाकिस्तान। एक सेकंड इसको और ऊपर कर दे, क्योंकि नीचे बहुत इंपॉर्टेंट पिक लगी हुई है जो आप लोग को दिखनी चाहिए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, हमने बताया था, सर क्रीक वाले आदमी जो थे ना, वो रेड क्लिफ वाले भाई साहब, ठीक है, ये थे। इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्यों, हाँ हो तो गया। चलिए देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947, अब 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ, वाह अरे रेड क्लिफ भाई साहब, इन्होंने ऐसी रेखा खींची, क्योंकि ये टेबल पर बैठकर खींच रहे थे, ये स्थल पर तो गए नहीं थे, ऐसे पकड़ करके इन्होंने रेखा खींच दी, और इस रेखा में इतनी गंदगी हुई कि कौन सा कुनबा, कौन सा घर आधा पाकिस्तान में चला गया और आधा भारत में चला आया, ये किसी को पता नहीं चला। आज तक ये विवाद चलता चला आ रहा है। अंग्रेजों ने ऐसी बीज बो दी, कब, 1947 15 अगस्त को। किसने बनाया था, सर सीजे रेडक्लिफ ने बनाया था। यह निर्धारित की थी कौन सी रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को। दक्षिण में श्रीलंका, भारत में पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है, मन्नार की खाड़ी। अगर दक्षिण में हम लोग देखें तो जो अपना प्यारा भारत है वो किससे अलग होता है, भारत और ये जो श्रीलंका है इसके बीच में पाक जलडमरू मध्य, यानी पाक जो है, पाक पाल्क स्टेट है, PALK उसे लिखते हैं। पाक का मतलब पाकिस्तान से यहाँ कुछ भी नहीं है, पाल्क है, PALK, पाक ऐसा लिखा जाता है, पाक जलडमरू मध्य, जिसे स्टेट बोलते हैं। ये स्टेट है, जलसंधि है, और उसके बीच में ये आपका मन्नार की खाड़ी पड़ती है। क्या पड़ती है, मन्नार की खाड़ी पड़ती है। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर क्या पड़ता है, अपना एडम्स ब्रिज, जिसे हम लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं,
जो भगवान श्री राम ने इंडिया और किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में बनाया था, ये यही वाला ब्रिज है ये, ठीक है। इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते चलेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है लेकिन कंप्लीट डिस्कशन होगा, इसका वादा है आपसे। भारत के बाद श्रीलंका के बाद भारत द्वारा दूसरा निकटतम पड़ोसी देश, समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। अगर भारत में देखा जाए, भारत का और सबसे पड़ोसी निकटतम पड़ोसी देश कोई और है तो वो कौन सा है? इंडोनेशिया है। कौन है भैया? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप है उसका जो अंतिम द्वीप है, ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित। तो ग्रेट निकोबार के कहां पे स्थित है? दक्षिण में स्थित है। अब इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या कह रहा है? कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 7, 8, 9 याद कर लीजिए। 8 राज्यों से होकर जाती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको थोड़ा सा मैप में देखते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से राज्य हैं जहां से ये रेखा गुजरती ही है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? गुजरात देखा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल, और इसके बाद मिजोरम और ये मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। मणिपुर और मिजोरम इन राज्यों से होकर के ये गुजरती, पश्चिम बंगाल भी मैंने बोल दिया। तो 8 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन है, इसे ही रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, या रेड क्लिफ लाइन। सर क्रीक ने यही वाली लाइन बनाई थी, भारत और किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है इसलिए बता दें आपको। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा, भारत की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम में, कहां से? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? दक्षिण भारत का त्रिवेंद्रम जगह है, त्रिवेंद्रम से होकर के गुजरती है क्या? चुंबकीय विषुवतीय रेखा। चुंबकीय विषुवतीय रेखा जो भारत की है कहां से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश। अब भारतीय उपमहाद्वीप, भारत क्या एक उपमहाद्वीप है? क्या है भैया? एक उपमहाद्वीप है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, नेपाल व भूटान है। तो ये क्या है भैया? भारत है, ये पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश कहे जाते हैं। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 देश ऐसे हैं। वैसे पड़ोसी देश कितने हैं? 7, लेकिन 5 देश ऐसे हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उत्तर प्रदेश वाले अगर देखें तो भारतीय राज्यों में अगर सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला कोई राज्य है तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों से, कितने आज लिखा है भैया? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 राज्यों से मिलती है। किससे मिलती है? 8 राज्यों से। यथा कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड होगा भैया, हिमाचल प्रदेश होगा, राजस्थान, और राजस्थान से तो एक लंबा बॉर्डर शेयर ही करता है, और इसके बाद मध्य प्रदेश, और पूरा का पूरा मध्य प्रदेश नीचे तो है ही, और साथ में छत्तीसगढ़, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से भी इसकी सीमा मिलती है। थोड़ी सी सीमा झारखंड से भी मिलती है। किससे मिलती है? बिहार से। झारखंड और बिहार से भी मिलती है। झारखंड और बिहार से भी मिलती है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर, क्या? एनसीआर जिसे हम लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, उससे भी इसकी सीमा मैच करती है। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा, अब गुजरात की तटरेखा जो है वो सर्वाधिक लंबी है। क्यों भैया? ये 1663 किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो जो अपना गुजरात है ना, ऐसा वाला, अब आप देख ही रहेंगे कैसा बना हुआ है। जो तटरेखा यानी समुद्र से लगने वाली रेखा है वो सर्वाधिक लंबी अगर किसी भी राज्य की है तो सबसे पहला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लंबी किसकी है? गुजरात की है। किसकी भैया?
गुजरात की है। और गुजरात के बाद देखा जाए तो आंध्र प्रदेश की जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबी है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, कहते हैं सर ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा क्योंकि तेलंगाना कट गया है। भाई तेलंगाना कटा है, ये बात सही है, लेकिन तेलंगाना कहाँ से कटा है? तेलंगाना आंतरिक भाग से कटा है, ना कि तटीय भाग से कटा है। तो आज भी भारत में सर्वाधिक बड़ी तटीय रेखा गुजरात की और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की ही है। भारत के 9 तटीय राज्य जो हैं, मैंने बताया था 7, 8, 9, ऊपर लिखो 7, बीच में लिखो 8, नीचे लिखो 9। तो 7 ऊपर वाले क्या है? तटीय स्थलीय देश, यानी सीमा से लगने वाले देश। 8 क्या है? 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और 9 क्या है? तटीय राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे राज्य हैं जो भारत के तटीय राज्य हैं। आपको बता दें, अगर भारत की तटीय रेखा पूछा जाए स्थलीय सीमा रेखा सबसे बड़ी किस देश के साथ है, तो वो है आपकी बांग्लादेश के साथ। और है लगभग कितनी? शायद 40-39 है, 4048 किलोमीटर या 4056 किलोमीटर है, 4056 किलोमीटर लगभग है, और ये सबसे सर्वाधिक है। नेक्स्ट, नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। अब नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य अगर हम लोग देखा जाए तो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। इनकी अब ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब पूछा जाता है कि नेपाल से सटे राज्य कितने हैं भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है? तो उत्तराखंड है, हाँ है, उत्तर प्रदेश हाँ है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। सिक्किम पूछ लेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य का देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है, हाँ है भैया, क्या है? मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन से हैं? बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम भी है। अब अगर इसमें मैप में हम लोग देखें तो हम आसानी से देख सकते हैं। अगर बांग्लादेश के साथ मेघालय है, हाँ है भैया, असम हाँ है, पश्चिम बंगाल है ही, और ये त्रिपुरा और मिजोरम भी है। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसको 3 तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, तो वो है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड। अब पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में अगर देखें तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बांग्लादेश से कौन कौन सी सीमाएं नहीं मिलती हैं? तो ये सारे राज्य जितने हैं इनकी सीमाएं नहीं मिलती हैं, यानी नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य। पाकिस्तान से केवल 3 ही राज्य मिलते हैं, उनकी सीमा रेखा कितनी है? 1170 किलोमीटर है। कौन कौन सी है? राजस्थान है, गुजरात है। राजस्थान की कितनी है? 1170 है। गुजरात का कितना है? 506 है। और पंजाब 425 है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये 3 राज्य याद कर लीजिए, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। इनकी सीमा रेखा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा अगर देखी जाए तो पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। तो 3 देशों से मिलने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। इधर भूटान है, उधर चाइना है और इधर म्यांमार है। तो एक ऐसा राज्य भारत का जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, वो कौन सा है भैया? तो वो है अपना अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अब देखो सिक्किम भी आ गया, सिक्किम भी 3 देशों से मिलता है, भूटान से, नेपाल से और चाइना से। तो सिक्किम भी ऐसा राज्य है, सिक्किम ये ऐसा छोटा सा राज्य है। सिक्किम का किससे किससे मिलती है सीमा? अपने चीन से मिलती है, नेपाल से मिलती है और भूटान से मिलती है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो एक लंबी श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी जो कि अलग अलग राज्यों से मिलती है। सिक्किम और अरुणाचल 2 ऐसे राज्य हैं जो किससे मिलते हैं? जो 3 देशों से मिलते हैं। अब देखो, अभी मैंने यही चीज बोला था, 3 और बांग्लादेश से घिरा भारत का राज्य कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा है, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा है। याद कर लीजिए, पूछा जाता है भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, तो कौन है भैया? त्रिपुरा। केवल उत्तर पूर्व में यह असम एवं मिजोरम से जुड़ा हुआ है, बाकी ये 3 तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश से। अब इंपॉर्टेंट है भैया, अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया था लास्ट में मैं इसे डिस्कस करूंगा। संकोच नदी
कौन सी है? संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो असम और अरुणाचल के बीच कौन सीमा बनाता है? तो ये संकोच नदी है। कौन सी नदी है? संकोच नदी है। यांग्याब दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में एंट्री कहां से करती है? कौन? भारत में एंट्री कहां से करती है? कौन? ब्रह्मपुत्र। तो किस दर्रे से करती है? यांग्याब दर्रे से करती है। इस तरीके से कम 5 नदियां भी हम बताने जा रहे हैं जो भारत में एंट्री करती हैं। भारत में एंट्री करती हैं बाहर से। तो किस दर्रे से एंट्री करती हैं? तो ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है यांग्याब दर्रे से। ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है यांग्याब दर्रे से। जोजिला जो दर्रा है, जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। सिंधु नदी द्वारा कौन बनाया गया है? जोजिला दर्रा। सिपकिला दर्रा सतलुज नदी के द्वारा बनाया गया है। एवं जोलेपला दर्रा तीस्ता नदी के द्वारा बनाया गया है। इस तरीके से 4 दर्रे तो आप जान गए। जोजिला पर कौन है? सिंधु है। सिपकिला पे कौन है? सतलज है। जोलेपला किस पर है? तीस्ता नदी पर है। और लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा, जो काराकोरम दर्रा है, ये सबसे ऊंचा दर्रा है। 5624 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है। चीन से भारत को अगर कनेक्ट करने वाली सड़क है तो यहीं पर स्थित है। इसके बाद भी दर्रों का इतिहास चलता रहेगा और देखते हैं दर्रों पर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A इंपॉर्टेंट है। 1A राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें। देखो ये बीच में है कश्मीर घाटी। क्या है भैया? कश्मीर घाटी। ठीक है, ये कश्मीर घाटी है। और इसके ऊपर इस साइड जाएंगे तो यहां पड़ता है लेह। क्या पड़ता है? लेह। लद्दाख का बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और इस साइड जाएंगे तो ये पीओके में पड़ता है। कहां पड़ता है? पीओके में पड़ता है गिलगिट बाल्टिस्तान। क्या है? गिलगित और बाल्टिस्तान। और इसके जस्ट नीचे जम्मू कश्मीर के नीचे पड़ता, सॉरी कश्मीर घाटी के नीचे पड़ता है क्या? जम्मू। क्या पड़ता है? जम्मू। इन चारों नगरों को जोड़ने के लिए 3 दर्रे बनाए गए हैं। कहाँ है? और प्राकृतिक दर्रे हैं। जम्मू से कश्मीर जाने के लिए, कश्मीर से लेह जाने के लिए और कश्मीर से पीओके यानी गिलगिट बाल्टिस्तान जाने के लिए ये 3 दर्रे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला तो आपको मिल गया लेह से। जो लेह से क्या होता है? जोजिला दर्रा होते कश्मीर घाटी को जोड़ता है। तो ये लेह और कश्मीर के बीच कौन सा है? जोजिला है। क्या है? जोजिला। ये जोजिला दर्रा है। तो जोजिला दर्रा कहाँ है? लेह और कश्मीर के बीच में है। ठीक है। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ती है कौन सी? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल। कश्मीर से पीओके वाला यानी गिलगिट को कौन जोड़ता है? बुर्जिल जोड़ता है। क्या जोड़ता है? बुर्जिल। बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। ठीक है। और बनिहाल दर्रा जम्मू से कश्मीर जाने के लिए क्या है? बनिहाल है। क्या है? बनिहाल है। ये 3 दर्रा याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू से कश्मीर के बीच कौन पड़ता है? बनिहाल पड़ता है। कश्मीर से लेह के बीच कौन पड़ता है? जोजिला पड़ता है। और ये पीओके कश्मीर से जो गिलगिट की तरफ जाता है ये कौन सा है? बुर्जिल दर्रा है। कौन सा है? बुर्जिल है। अब इसको याद कैसे करोगे बता देते हैं। जो जम्मू से कश्मीर जाएगा, जो जम्मू से कश्मीर जाएगा वो निहाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो जम्मू से कश्मीर जाएगा वो क्या हो जाएगा? निहाल हो जाएगा। यानी जम्मू से कश्मीर जाने के लिए क्या है? बनिहाल है। और जम्मू से लेह जाएगा, जम्मू से जो लेह जाएगा वो गिलगिट पहुंचते पहुंचते बुजदिल हो जाएगा। कैसे भैया? जो कश्मीर से लेह जाएगा, तो जो कश्मीर से लेह जाएगा तो जो क्या है? कश्मीर से लेह के बीच है जोजिला दर्रा। वो गिलगिट पहुंचते पहुंचते बुजदिल हो जाएगा। यानी कश्मीर और गिलगिट के बीच क्या है? बुर्जिल है। ये अच्छी सी ट्रिक है। क्या है? जम्मू से जो कश्मीर जाएगा वो निहाल हो जाएगा। यानी जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच क्या है? बनिहाल है। और कश्मीर से लेह के लिए क्या है? जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा, यानी बुजदिल हो जाएगा। तो जम्मू से लेह के बीच जोजिला है और कश्मीर से बुर्जिल के बीच यानी गिलगिट बाल्टिस्तान के बीच में बुर्जिल दर्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। और जो भी मैंने बताया यानी जम्मू से यानी कश्मीर से जो लेह के लिए रास्ता जाता है इसी पर स्थित है आपका ए। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A।
बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। और इंपॉर्टेंट बात है, जो जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला मार्ग है ये बनिहाल दर्रे से गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी रास्ते पर स्थित है। जवाहर सुरंग इसी रास्ते पर स्थित है। आगे चलते हैं। तुजू दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। तुजू दर्रा कहाँ पे है भैया? मणिपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे दर्रे लेकर के आए। ये भारत एवं म्यांमार को कनेक्ट करता है। किसको कनेक्ट करता है? भारत एवं म्यांमार को। तो भारत से अगर म्यांमार में जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा भैया? तुजू दर्रा होकर के। कहाँ होकर के? तुजू दर्रा से जाना पड़ेगा। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अब अगर भारत से तिब्बत आपको जाना है यानी शिमला होते हुए, तो कौन सा है? सिपकीला दर्रा है। शिमला से सिपकीला याद कर लो, तिब्बत जाने के लिए है। फिर जीवित जड़ पुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार बीपीएससी के टीआरई में कई बार पूछा गया है और इवन यूपी ट्रिपल ने, यूपी पीसीएस ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं भैया? मेघालय में पाए जाते हैं। अब आपको बता दें ये कैसे होते हैं। एक घाटी से दूसरे घाटी में जाने के लिए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने के लिए जो वहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं उनको आपस में गूंथ दिया जाता है और ये वनस्पतियाँ धीरे धीरे घुसते घुसते बीच में पुल का निर्माण कर लेती हैं। इसे क्या कहते हैं? जीवित जड़ पुल कहते हैं। ये जड़ों से बनाए गए ब्रिज होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जड़ पुल, रूट ब्रिज बोला जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मेघालय में पाए जाते हैं। और आगे चलते हैं। बस लगभग लास्ट ही है क्लास का, देख लीजिए। और इस तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट भारत की स्थिति विस्तार के साथ साथ दर्रों को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जो इंपॉर्टेंट दर्रे थे। देखते हैं 3 अर्ध चंद्राकार, कैसा? 3 अर्ध चंद्राकार तट जो है वो कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहां पर 3 अर्ध चंद्राकार तट जो हैं वो मिलते हैं। कहाँ पे भैया? कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट में धनुषकोटी, क्या है? धनुषकोटी और श्रीलंका के तलैया मन्नार का, श्रीलंका का तलैया मन्नार और भारत का धनुषकोटी के बीच में समुद्र में डूबी हुई प्रवाल की एक श्रृंखला है। क्या है ये? प्रवालों की एक श्रृंखला है जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आदम का पुल, आदम मतलब भगवान श्री राम का पुल, राम पुल, श्री राम वाला जो ब्रिज है वो इसके बीच में माना जाता है। कहां से कहां तक है भैया? तो ये धनुषकोडी से तलैया मन्नार के बीच में। इसकी जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर की, कितनी दूरी है? 30 किलोमीटर की दूरी है। इसे ही राम सेतु के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय न खराब करते हुए अगर हम लोग इसको ठीक से देखें तो ये सैटेलाइट से ली गई इमेज है। ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज ऐसा कुछ है। इसे जो बाकी ज्योग्राफिकल वो है साइंटिस्ट हैं वो लोग बताते हैं कि उसका प्रवालों का बना हुआ है। हम लोग मानते हैं कि इसका भगवान श्री राम ने बनवाया था। चलिए, आधुनिक भारत का इतिहास आपको पता है। उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य, ये वाली क्लास पढ़ चुकी है, जा करके देख लीजिए इतिहास वाले जो हैं। और आज यानी कल अपलोड हो जाएगी एक और क्लास। कौन सी क्लास? आपकी जो बंगाल के नवाब हैं वो भी अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच। पूरी क्लास में बने रहिए। और हाँ, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अपना 9 लाख का एक चैनल छोड़ करके एक और चैनल स्पेशल स्टडी के लिए हम लोगों ने ये चैनल बनाया हुआ है, प्रयागराज रोजगार एजुकेशन। आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर हम ही आपको नजर आएंगे, प्रयागराज रोजगार एजुकेशन के नाम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक और कमेंट जरूर करिए कि आपको किस टॉपिक पर और क्लासेस चाहिए। थैंक यू सो मच।